मेवाड़ के इतिहास के 7 भाग हमने पहले देख लिया है। मेवाड़ के इतिहास का अंतिम भाग जो है भाग 8 वो हम आज देख लेते हैं। ठीक है, इस भाग की शुरुआत हम करेंगे महाराणा सज्जन सिंह से। इनका जो कार्यकाल है वो 1874 से 84 तक रहा। इनसे पहले जो महाराणा थे वो शंभू सिंह जी थे, वो हमने भाग 7 में देखा था। शंभू सिंह के कोई पुत्र था नहीं, इस वजह से बागोल ठिकाने के ही जो ठिकानेदार थे शक्ति सिंह, उनके पुत्र सज्जन सिंह को शंभू सिंह के द्वारा गोद लिया गया। ठीक है, तो ये भी जो है वो कहाँ से संबंधित है, बागोल ठिकाने से ही। इसलिए फिर अपने को ध्यान में आता है कि सबसे ज़्यादा जो राजा महाराजा उदयपुर वंश में गोद लिए हैं वो कहाँ से गोद लिए हैं, बागोल ठिकाने से। ठीक है, 1877 में जब महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, तो दिल्ली में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ और महाराणा सज्जन सिंह ने उस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, एक दो जगह ऐसा भी लिखा है कि भाग नहीं लिया था, लेकिन कुछ अच्छी विश्वसनीय पुस्तकों में इन्होंने भाग लिया हुआ ही बताता है। तो अपने को ये मानना है कि 1877 में इन्होंने दिल्ली के सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों से समझौते के फलस्वरूप अंग्रेजों से एक नमक का समझौता किया और उस नमक के समझौते के कारण क्या हुआ कि नमक के दाम जो है वो बढ़ गए और नमक के दाम बढ़ने की वजह से मेवाड़ में लोगों को बड़ी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। ठीक है ना, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो सस्ती और सुलभ मात्रा में उपलब्ध थी, अब उसके दाम बढ़ गए तो ये लोगों को महंगा मिलने लगा। और हमें ध्यान भी है कि 1930 का जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो नमक कानून तोड़ने से ही शुरू हुआ था। ठीक है ना, इसके बाद इन्होंने एक सभा की स्थापना की, इजलास खास। पंद्रह सदस्यीय जो है ये न्यायिक और अपीलीय काउंसिल थी एक, जिसमें न्याय और उससे संबंधित शासन व्यवस्था और अपील के मामले इसमें सुने जाते थे। लेकिन जनता में ये लोकप्रिय रही नहीं और इसकी वजह से इसके बाद एक 17 सदस्यीय महेंद्र राज सभा सज्जन सिंह के द्वारा महेंद्र राज सभा इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि इस पे जो पक्षपात के इल्ज़ाम लग रहे थे, उन पक्षपात के जो दोष थे उनको दूर करना और जनता को न्याय उपलब्ध करवाना। तो ये अपने को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इजलास खास और उसके बाद जो है महेंद्र राज सभा, ये लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक अपीलीय काउंसिल के समान थी ताकि शासन व्यवस्था बनी रहे। ठीक है ना, इसके बाद जो है 1881 में जनगणना का काम शुरू हुआ। इस जनगणना का भीलों ने बड़ा विरोध किया और भीलों के विरोध करने के कारण बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा राज्य को। तो अंत में क्या हुआ, भीलों को जो उनके प्रतिनिधि है उनको बुलाया गया और ये माना गया कि घमेतियों के प्रति परिवार के 4 सदस्यों के हिसाब से गणना की जाएगी। तो हर घर से केवल घरों की गणना कर लीजिए, भीलों में केवल जो है उनके घरों की गणना कर ली जाएगी और हर घर में 4 सदस्य मान लिए जाएंगे। ठीक है ना, अगला जो है सज्जन सिंह के काल में पहले एसपी नियुक्त हुए मेवाड़ के, वो थे अब्दुल रहमान खान। रहमान खान पुलिस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले एसपी नियुक्त हुए।
सज्जन सिंह के काल में। ठीक है, और सज्जन सिंह के काम से अंग्रेज सरकार खुश होकर अंग्रेज सरकार ने इनको ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी, लेकिन सज्जन सिंह ने इसे मना कर दिया इसे लेने से। सज्जन सिंह ने कहा कि यदि वाइसराय स्वयं आकर ये उपाधि उन्हें दें तो वो इसे स्वीकार करेंगे। फलस्वरूप जो है उस समय वाइसराय था रिपन, ये स्वयं आया और चित्तौड़ में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया। ठीक है, और जो इनको सज्जन सिंह जी को ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। सज्जन सिंह जी जो है वो राजकाज में तो कुशल व्यक्ति थे ही, साहित्य में भी इनकी बड़ी रुचि थी। ठीक है ना, और सांस्कृतिक तौर पर भी जो है ये भारत के इतिहास और भारत की प्राचीन परंपराओं को बड़ा महत्व देते थे। इसलिए इन्होंने एक प्रेस की जो है वो स्थापना की, उसका नाम रखा सज्जन मंत्रालय। ठीक है, ये एक छापाखाना था। ठीक है ना, छापाखाना। इसी तरह इन्होंने सज्जन निवास उद्यान, इसकी भी स्थापना करवाई, और सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये एक समाचार पत्र था, राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जो उदयपुर से निकलता था, सज्जन कीर्ति सुधाकर। ठीक है, और इसी तरह इन्होंने सज्जन वाणी विलास, ये था एक पुस्तकालय, इसकी भी जो है इन्होंने स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो सज्जन मंत्रालय छापाखाना हो गया, सज्जन निवास उद्यान बाग हो गया, सज्जन कीर्ति सुधाकर ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र हो गया, और सज्जन वाणी विलास ये जो है महलों में एक पुस्तकालय का इन्होंने गठन किया। ठीक है ना, और इन्हीं साहित्य और प्राचीन परंपराओं के प्रेमी होने के कारण इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र और स्वामी दयानंद सरस्वती को भी उदयपुर का आमंत्रण भेजा। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी यहाँ आए थे। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती भी यहाँ आए थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, उसके सभापति सज्जन सिंह बने थे। ठीक है ना, इन्होंने कवि राजा श्यामल दास को भी, जो श्यामल दास थे अपने, जिन्होंने वीर विनोद की रचना की थी, वो इनके काल में ही हुए थे, वीर विनोद की रचना की थी, इनको कविराज की उपाधि दी। ठीक है, और दयानंद सरस्वती ने कहते हैं कि अपने सत्यार्थ प्रकाश का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो उदयपुर में ही पूरा किया था। ठीक है, इसके बाद सज्जन सिंह की 1884 में मृत्यु हो गई। सज्जन सिंह के बाद जो मेवाड़ की गद्दी पे बैठे वो अगले महाराणा थे फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। इनका कार्यकाल 1884 से 1921। ठीक है, वैसे इनकी मृत्यु तो 1930 में एक लंबी बीमारी की वजह से हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया कि इनको अयोग्य पाकर उन्होंने कहा 1921 में ही उन्होंने भूपाल सिंह को राजकाज सौंप दिया। ठीक है, इसलिए जो है अपन भूपाल सिंह का काल 1921 से भी मान सकते हैं, और इसीलिए कुछ किताबों में जो है 1930 से भी महाराणा भूपाल सिंह का काल है। तो इन्होंने सबसे पहले फतेह सागर का निर्माण करवाया। फतेह सागर जो है शुरू में कनॉट बांध कहलाता था, क्योंकि विक्टोरिया के पुत्र थे ड्यूक ऑफ कनॉट, ये उदयपुर आए हुए थे और उन्हीं के नाम से उसको कनॉट बांध कहा, लेकिन उनके आग्रह पे फिर उसका नाम फतेह सागर कर दिया गया। ठीक है, एक अपन ने देखा था सज्जन निवास उद्यान,
जिसकी स्थापना सज्जन सिंह ने करवाई थी। इस सज्जन निवास उद्यान में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, ठीक है, 1889 में सज्जन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना कराई उदयपुर में। ये राजपूत हितकारिणी सभा क्या थी? एक्चुअली उस समय जो राजपूत राजा थे वो कई सारी बड़ी समस्याओं से, सामाजिक कुप्रथाओं से जो है जूझ रहे थे। उनमें जैसे बाल विवाह, बहु विवाह और राजकुमारियों की शादियों में फिजूल खर्ची, त्याग प्रथा, ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिनसे जूझ रहा था। तो उन सब चीज़ों से राजपूतों को बचाने के लिए वोल्टर ने इस राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया, जिसमें जो है राजाओं को इस प्रकार की शपथ दिलाई जाती थी कि वो जो है अब इन कुप्रथाओं से मुक्त हो जाएंगे और इन कुप्रथाओं को आगे नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो ये भी इस समय राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ। अब जो है 1899 में विश्व प्रसिद्ध जो है वो 56वां अकाल इस समय पड़ा, और इस 56वां अकाल की वजह से जो 18 लाख के आसपास मेवाड़ की पॉपुलेशन थी वो घटकर 10 लाख रह गई। ठीक है ना, लगभग 8 से 9 लाख लोग इस 56वें अकाल में मर गए। हालांकि फतेह सिंह ने बहुत प्रयास भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है 8-9 लाख लोग असामयिक मृत्यु हो गई केवल मेवाड़ अकेले मेवाड़ में। ठीक है ना, और आगे हम देखें तो 1903 में जो है किंग एडवर्ड सप्तम, 1903 में किंग एडवर्ड सप्तम इसका राज्याभिषेक हुआ, और इसके राज्याभिषेक होने की खुशी में दिल्ली में फिर एक दरबार का आयोजन हुआ, और महाराणा जो है उस दरबार में भाग लेने के लिए वहाँ चले गए। लेकिन ऐसा कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर इनको केसरी सिंह बाहरट ये शाहपुरा के थे, इनके लिखे हुए 13 सोरठे इनको मिले, और इन 13 सोरठों को पढ़ने के बाद इन्होंने किंग एडवर्ड सप्तम के जो जलसा होने वाला था उस जलसे में भाग नहीं लिया, और वहीं से जो है मेवाड़ वापस रवाना हो गए। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। 1911 में भी वापस ये जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उसमें वहाँ दिल्ली गए जरूर थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने भाग नहीं लिया। तो ये जो सोरठे वाली बात है ये 1903 के लिए है, ये अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब 1918 का जो साल था, एक्चुअली इनके काल में बड़ी समस्याएं हुई। सबसे पहले तो 56वां का अकाल हो गया, फिर 1918 में एक बड़ी खतरनाक बीमारी इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, ये जो बीमारी है ये उस समय मेवाड़ में फैल गई। ये इन्फ्लुएंजा ठीक वैसे ही है जैसे अभी ये चल रहा है कोविड-19 इन्फ्लुएंजा, उसी प्रकार 1918 में भी इन्फ्लुएंजा फैला था, और ऐसा कहते हैं कि उस समय भारत में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास आबादी उसमें मरी थी। ठीक है ना, और महात्मा गांधी, प्रेमचंद, इन लोगों को भी जो है इन्फ्लुएंजा बीमारी हुई थी, लेकिन ये लोग इन्फ्लुएंजा से बच गए थे। यदि सोचो कि महात्मा गांधी भी इस इन्फ्लुएंजा बीमारी से संक्रमित हुए थे, और अगर उस समय इनकी मृत्यु हो जाती तो शायद देश का इतिहास भी कुछ अलग हो सकता था। और उसी प्रकार प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों से भी हमको वंचित रहना पड़ सकता था। तो ये बीमारी कितनी खतरनाक थी इसका अंदाज़ा अपन लगा सकते हैं। ठीक है, फिर 1921 में अपने को ध्यान में है कि या तो हो सकता है कि ये बीमार रहने लग गए हों, इसकी वजह से जो है महाराणा भोपाल सिंह को अंग्रेजों ने राजकाज संभला दिया। तो महाराणा भोपाल सिंह का जो काल है वो अपन 1921 से लेके 1955 तक मान सकते हैं। ठीक है, वैसे इनका काल जो है अपने को 18 अप्रैल 1948 तक ही मानना चाहिए, जब उदयपुर जो है
संयुक्त राजस्थान में इसका विलय हो गया था। उदयपुर का संयुक्त राजस्थान में विलय हो गया। और ये जब अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तो उसमें जो है भोपाल सिंह के समय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी वो उसको वहाँ देख लेंगे। अगर यहाँ वापस देखेंगे तो फिर उनका रिपीटेशन हो जाएगा और अपनी जो समय है वो भी खराब होगा थोड़ा सा। ठीक है, महाराणा भोपाल सिंह के काल में बिजोलिया का जो है वो आंदोलन हुआ था, तो वो बिजोलिया को अपन सेपरेट अलग से देखेंगे ही। अच्छा, मेवाड़ प्रजामंडल की प्रमुख घटनाएं, वो जब राजनीतिक स्वतंत्रता का इतिहास अपन देखेंगे 1857 से बाद से लेके राजस्थान के एकीकरण तक का इतिहास, तो उसमें महाराणा भोपाल की काल की घटनाएं को प्रमुख घटनाओं को हम उसमें ले लेंगे। तो इस प्रकार इस भाग 8 में जो है हम मेवाड़ के राजनीतिक इतिहास को पूरा कर लिया है अपन ने। अब इसका एक भाग और बनाएंगे अपन, उसमें जो है वो वागड़ के गुहिल वो वाले, जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और फिर उसमें अपन प्रतापगढ़ को भी इसी एक टॉपिक में देख लेंगे। ठीक है, अपने को ध्यान में है, थोड़ा सा देख लें अपन। क्षेम सिंह का पुत्र था सामंत सिंह। इसने जो है उदयपुर के गुजरात के राजा अजयपाल को हराया था। अजयपाल को हराने के बाद जो है डूंगरपुर और आसपास का इलाका इसने जीत लिया था, लेकिन नाडोल के कीर्तिपाल चौहान और या कीतू चौहान से वो हार गया था और उसने मेवाड़ पे अधिकार कर लिया था। उसी समय जो है सामंत सिंह और उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा पे अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, तो ये अपन अगले एक छोटे से टॉपिक में देख लेंगे। तो मेवाड़ का इतिहास अपना समाप्त हो गया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।